माँ गायत्री, परम दिया माता और गुरुदेव जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आइए उनका ध्यान करते हुए आज के चिंतन सत्र का हम आरंभ करते हैं। जी अमन भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया नहीं, कृपया प्रारंभ करवाएं। जी आइए गायत्री मंत्र के साथ आज की कथा की शुरुआत करते हैं। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को मेरा फिर से सादर प्रणाम। तो आइए, आज की कक्षा का जो विषय आपने देखा होगा, आज है हमारा विषय है मन, विचार और साक्षी। और इस विषय पे आदरणीय मोक्षिका दीदी का आज सार प्रस्तुतिकरण है। तो भैया, इस पे दीदी स्वयं बस बात रखेंगी। हाँ जी जी जी, मोक्षिका शर्मा दीदी जी। दीदी अभी ऑनलाइन है? जी दीदी हैं, दीदी आई हैं। जी दीदी प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी आज जितना मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता पाऊँ। कोई गलती होगी आप प्लीज मुझे करेक्ट करिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे और गलतियां होने के पूरे चांसेस हैं। तो आज हम सीखेंगे नहीं, लेकिन आज हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहले मैं शुरुआत करूंगी, थोड़ा अपना बैकग्राउंड दूंगी कि मैंने कैसे शुरू किया। मैं बाबूजी से बहुत साल हो चुके हैं कि हम जुड़े हुए हैं बाबूजी से, और बहुत मेरा जो बैकग्राउंड क्लियर किया है स्पिरिचुअलिटी को लेके वो बाबूजी ने ही किया है। जितने मैंने बेसिक सीखे हैं, जितना मैं आत्मा के बारे में जानी हूँ और जितना मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानी हूँ, वो सारा बाबूजी ने मेरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा है। तो मेरी जो मैंने शुरू किया था, मैं घर पे देखती थी मंत्र लेखन से। मम्मी करती थी, दीदी करती थी, पापा करते थे। तो मैंने पहले शुरू नहीं किया था, बट फिर मैंने ऐसे आया मन में कि मेरे को भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं बैठी तो रहती हूँ, कभी कभार मेरे पास टाइम भी होता है तो मंत्र लेखन ही करके देख लेते हैं। तो मैंने 1 साल तक बहुत मंत्र लेखन किया। मिनिमम मैं दिन का 1 पेज लिखती थी और वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो, शुरू में मैं करती थी इंग्लिश में लिखती थी, फिर बाबूजी ने उसको हिंदी में लिखवाया मुझसे। फिर अब ऐसे करके मैंने कई कॉपीज भर दी, और फिर उसके बाद विद टाइम वो गांठ बन गई। मेरा दिन ऐसा होता था कि मैं पूरी टाइम यही सोचती रहती थी मुझे मंत्र लेखन करना है मेरे पास। उस टाइम पे मैं कॉलेज के असाइनमेंट्स भी करती थी, और मुझे ऐसा होता था कि असाइनमेंट छोड़ के ना मैं मंत्र लेखन कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे करना ही करना है। वो मैं करती आई हूँ और वो मेरा मिस नहीं होना चाहिए। मैं मिनिमम 1 पेज लिखा करती थी। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं खाना खाते वक्त भी करने लग गई, और फिर उसके बाद मैं कुछ पढ़ती थी उसके साथ भी करने लग गई। तो उसका मेरे को ऐसा लगा कि अब इसका खत्म हो रहा है, इसका कोई यूज बच नहीं रहा, क्योंकि अब मेरी इंटेंशन इसके साथ जुड़ी नहीं है। वो भी इंटरनली ही था कि करना, अब रहने देती हूँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ा और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ा। जितनी भी उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक्स थी मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर दी। मैं रोज का पढ़ती थी। मैं इससे पहले रीड इतना नहीं करती थी जितना मेरे को गुरुदेव की, जब मैंने पहली बुक पढ़ी फिर उसके बाद मैंने दूसरी बुक पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा फ्लो बन रहा है, एनर्जी मैच हो रही है। जो बाबूजी कहते हैं कि हम सारे एनर्जी के थ्रू बने हैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अलाइनमेंट में आ रही है एनर्जी। शुरुआत में पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि कुछ चीजें अटैक भी करती थी, क्योंकि सबको अपने अंदर की कमियां पता होती हैं।
और सबको ये भी पता होता है कि अच्छा अभी इस चीज़ में सुधार हो सकता है और अभी इस चीज़ को और बेहतर करा जा सकता है। धीरे-धीरे करके पहले मैंने बाबूजी की भी बातें सुनती थी और साथ में मैं साहित्य भी पढ़ती थी। तो उसके साथ मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। लेकिन एक बात जो मेरे कभी क्लियर नहीं हो पाती थी, वो ये थी मन का। जैसे मैं पढ़ती भी थी, तो मैं देखती थी कि शरीर, आत्मा और मन बहुत अलग-अलग हैं एक-दूसरे से। तो पहले पढ़ लिया तो उस टाइम पे तो वो हो जाता था सेट कि हाँ, फिर कभी भी कोई लाइफ़ एग्ज़ाम्पल आता था तो ऐसा लगता था कि अभी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। फिर मैंने बोला कि चलो रहने देते हैं, अभी आगे हम ट्राई करते रहेंगे। जितना मैं पढ़ती थी उसको मैं पूरा ट्राई करती थी क्योंकि ये था मेरा कि स्वाध्याय मुझे करना बहुत पसंद था। चाहे प्रैक्टिकैलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी नई-नई बातें समझने में बहुत अच्छा लगता था कि इतनी-इतनी चीज़ें हैं। बायो इलेक्ट्रिसिटी मेरा फ़ेवरेट टॉपिक था, ऑरा के बारे में मैं पढ़ती थी। अब उसके बाद मैंने जब मंथली लेखन छोड़ा फिर उसके बाद मैंने करना शुरू किया। मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे हवन होते थे, मैं हवन देखती थी, लोग पूजा करते थे कि पहले आप ये भी रखिए, फिर उसके साथ ये फूल होना चाहिए, ये वाला चावल होने चाहिए और ऐसे जो बत्ती करनी है। तो मैंने बोला मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं अपना खुद बनाऊँगी, जो मेरा मंदिर होगा मैं उसमें अपने वो रखूँगी और फिर अपने साथ-साथ जैसा मुझे उसमें जो भी बनाना होगा, जैसे फूल रखना होगा, मेरे को ये वाली मूर्ति रखनी है, मेरे को वो वाली मूर्ति, तो मैंने उसको पूरे दिल से करा। मैं रोज़ उठती थी, सुबह फिर पहले सूरज को जल चढ़ाती थी, उसके बाद मैं रिचुअल्स करने लग गई। फिर मैं क्या करती थी, एक चिट लिखती थी कि वो बोलते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो मैं उसके बाद एक चिट में अपनी इंटेंशन लिखती थी कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ और उसको मैं प्रेज़ेंट टेंस में लिखती थी। तो ये मैंने करा, तो इसके साथ मेरा फ़ेथ बहुत बढ़ा। उसके साथ-साथ जैसे मैं रोज़ कॉन्स्टेंटली उसको करती थी, तो मैंने सोचा मैं एक चलिया करूँगी 40 दिन का क्योंकि मैंने सुना था कि आप उसको करते हैं तो आपकी विशेज़ पूरी होती हैं। तो मैंने बोला मैं ना मंदिर पैदल जाऊँगी, मेरे घर के पास एक मंदिर है, मैं वहाँ जाके चलिया करूँगी। तो उस दिन जब मेरा पहला दिन था, तो उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो गई। और मैं अपने इधर ही बैठी थी मैं और मैंने अपने मंदिर की तरफ देखा तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़ील किया कि मैंने जो मेरे छोटे से शिवलिंग रखे थे, मैंने उनका ऑरा बढ़ते हुए और कम होते हुए देखा। कि वो अपने आप उनका ऑरा बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने बोला कि मैं मंदिर को बाहर नहीं ढूँढूँगी। मैं मंदिर को जो मेरा घर है मैं उसी में देखूँगी, जो मैंने स्पेस बनाया है कि मेरा जितना उसमें विश्वास है, मैं अपनी इंटेंशंस उसी के साथ जोड़ूँगी कि मैं किसी बाहरी उस पे डिपेंड नहीं करूँगी। फिर उन रिचुअल्स के साथ मेरा काफ़ी कनेक्शन बढ़ा और आज मैंने कई बुक्स उसके बाद पढ़ी जिससे मैं क्लियर हुआ और मैंने ये भी देखा मैंने बाबूजी से भी थोड़ा-सा अलग होके मैंने थोड़ा-सा ये एक्सपीरियंस किया कि एक बार मैं अलग से भी पढ़ के देखती हूँ क्योंकि बाबूजी वाला मेरा बेस था ही। मैं बुक्स को समझ पाती थी, चाहे गुरुदेव की हों, चाहे दूसरे ऑथर्स की हों। मैंने एक चीज़ ज़रूर समझी उसमें कि रेसिपीज़ अलग हैं, लेकिन जो आउटकम है वो सेम है। सब्ज़ी सेम ही बन के आ रही है, चाहे दूसरों के तरीके अलग हों। तो अब शुरू करते हैं जो मैंने एक पीपीटी भी तैयार करी है, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो मैं एक बार शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, आप मेरे को बता दीजिएगा अगर दिख रहा है तो। विज़िबल है भैया? जी दीदी। जी जी जी। हुँ। तो जी हम बात करेंगे, विचार बदलते हैं, चेतना स्थिर रहती है, चेतना में जिया गया जीवन ही साधना है। तो हम पहले इसमें ये चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पहले। अब आप सामने मुझे देख रहे हैं, तो वो क्या आप मुझे देख रहे हैं कि आपके थॉट्स मुझे देख रहे हैं कि आपकी चेतना मुझे देख रही है? अब इसको हम थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैंने इसमें 2 मेन टॉपिक्स लिए हैं, वो है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। एक देखने वाला जो साक्षी होता है और एक ऑब्जेक्ट जिसे देखा जा रहा हो। अब जैसे एक रेडियो चल रहा है, अब उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं और हम हमें हम क्या उस रेडियो को ये मान लेते हैं कि हम ही वो रेडियो हैं। हम उसकी बातें ज़रूर सुनते हैं बट हम उसे ये नहीं मानते कि ये हम ही बोल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो
हमें हमें ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपना पूरा एक्सप्लेन करा आपको, तो आपकी भी एक इंटरनल वॉइस होगी जिसमें पूरे टाइम ये चल रहा होगा, कुछ ना कुछ एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन पूरे टाइम रहती है, जिसे हम बोलते हैं मेरा मन। उस मन में बहुत बातें आती हैं, वो आपको जज करेगा, वो आपको कंप्लेन करेगा। आप किसी रूम में घुसेंगे, वो बोलेगा मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। उसके बहुत ज़्यादा अपने ही प्रेफ़रेंसेस होते हैं, या तो उसे कोई चीज़ पसंद है या उसे नहीं पसंद, या उसे गुस्सा आता है या उसे दुःख होता है। तो लेकिन हम उस मन को सुन पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम वो नहीं हैं। तो मैंने मन को ऐसे जाना है। अब इसके बारे में मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊँगी। तो जो पहली इमेज है, उसमें आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं जो एक आउटर एक चीज़ को लेने के लिए कूद रहे हैं, के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं, वो उनकी डेफ़िनेशन का पीस है। और जो एक इंसान है जो साइड में बैठा हुआ है, वो उसने उसको अपने अंदर ही खोज लिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो हमारी सर्कमस्टांसेस हैं और जो हमारे बाहर के, हम अपने बाहर जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको चेंज करके हम अपनी इंटरनल जो हमारा चल रहा है उसको हम चेंज कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी जो इसको कहा जाता है कि आप जब अपना अंदर का बदल लेंगे, तो आपको दुनिया भी वैसी दिखने लगेगी। जैसा आप सोचते हैं वही आप क्रिएट करते हैं। तो इसका वही है कि लोगों को लगता है कि वो कहीं बाहर की चीज़ है, वो आपको बाहर मिलेगी, वो आपको इस दुनिया में मिलेगी, लेकिन वो दुनिया से बहुत अलग है, वो आपके अंदर ही है। हम स्टारडस्ट से बने हैं। जो यूनिवर्स है उसमें हम कैसे बने हैं, कि बाबूजी कई बार समझा चुके हैं। तो हम अपने आप में ही बहुत डिवाइन है। जो दूसरी इमेज है, ये मैं इसको महाभारत के उससे समझाऊंगी। अर्जुन को कहा था कृष्ण जी ने कि जब वो खड़े थे लड़ने के लिए, कि आप लड़िए। उन्होंने उनको मेडिटेट करने के लिए नहीं कहा था। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो बनी ही बैटलफील्ड के लिए है। जब आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आपके अंदर की ऊर्जा आपको फिर भी उस टाइम पे जितना आनंद होता है, जितना पीस होता है, जितना ब्लिस होता है, वह आपका उस टाइम पे भी बना रहे। तो ये उस चीज का है, जो एक्चुअल जेन होता है, जो एक्चुअल पीस होता है, वो तब बना रहता है कि जब आपने अपने अंदर उसको जगा लिया होता है। और हम उसको जगाएंगे कैसे? तो जो नेक्स्ट इमेज है मेरी, उसमें आपको दिखेगा कि एक वॉचर है जिसको आई बोला गया है, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, जो चीजों को लेके अवेयर भी हो सकती है, जो अपना फोकस किसी चीज पे लगा भी सकती है और अपना फोकस किसी चीज से उतार भी सकती है। फिर हमारे थॉट्स आते हैं। अब हमारे मन में जब भी कोई थॉट आता है कि मुझे लग गई, तो पहले वो थॉट आएगा, फिर उसके साथ एक इमोशन आपका अटैच होगा, चाहे वो दर्द का हो, चाहे वो गुस्सा का हो, चाहे वो खुशी का हो। तो अब जो ना ही हम वो थॉट हैं और ना ही हम वो इमोशन है। और हम वो इमोशन और थॉट इसलिए नहीं है क्योंकि आप सुन पा रहे हैं अपने थॉट को। आप एक एक सीट पे बैठे हुए हैं, आप एक मूवी देखने गए हुए हैं, आपके सामने उस मूवी का जॉनरा जो भी हो आप उसको देखते हैं, लेकिन आप अपनी उस सीट से उठ के उस मूवी में नहीं जाते, क्योंकि आप वो उस सीट पे बैठे हुए हैं जिसको हम कॉन्शियसनेस की सीट बोलते हैं, जिसको हम आत्मा की सीट बोलते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एज हमारा इस हमें इस जन्म में या जिसको भी जैसे भी भेजा गया है, जैसी भी परिस्थिति में भेजा गया, वो एज अ विटनेस भेजा गया है। हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे कुछ करने आए हैं, हम यहाँ पे उस चीज को वॉच करने आए हैं, हम अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की एनर्जीज को जगाने आए हैं। और जो बॉडी होती है वो तो है ही, कि आप बचपन में आप बहुत छोटे थे, फिर आप अपनी फोटो देखिए 10 साल की, फिर आप अपनी 20 साल की फोटो देखिए, कि तो ऐसे तो अगर हम बॉडी होते तो वो बॉडी तो चेंज ही नहीं होनी चाहिए थी। बॉडी तो वही की वही रहती। लेकिन अगर आप बदल रहे हैं, तो इसका मतलब जो आप हैं, जो आपके अंदर की एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रह रही है, वो आपकी आत्मा है। आपकी बॉडी कांस्टेंट नहीं रहेगी, आपके इमोशंस कभी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। आपके इमोशंस हमेशा, आप देखेंगे वो दो तरफा बात करता है। वो कभी आपकी बात करेगा, वो कभी आपके अगेंस्ट बात करेगा, वो कभी ये भी बात करेगा कि हाँ आप सही है, कभी ये बात करेगा कि आप गलत है। जो चीज़ इतनी जल्दी कॉन्स्टेंटली बदल रही है, तो आप उस चीज़ पे तो वैसे ही विश्वास नहीं कर सकते।
और हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बने होते हैं, वो उन चीज़ों के बेस पे बने होते हैं जो हमने अपने अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस, जैसे हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ और उस टाइम पे हमने उस थॉट को पकड़ लिया, हमने उसको पास नहीं होने दिया, हमने उस थॉट को पकड़ लिया कि ये मेरे साथ कैसा हो गया। तो अब वो जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ चुकी है, और एनर्जी क्या होती है कि वो फ्लो करती है, एनर्जी को पास होना होता है। अब एनर्जी को हम पास नहीं होने देते, हम बोलते हैं रुको मैं मेडिटेट करके आता हूँ। जो लोगों को लगता है कि मेडिटेशन क्या, उनको लगता है कि हम मेडिटेट करेंगे और हम ना एकदम से पीस मिल जाएगा। बट जो एक्चुअल मेडिटेशन है, जब तक आप उस थॉट के, वो बोलते हैं ना, फेस टू फेस नहीं आएंगे, जब तक आप उसको एज अ विटनेस बन के नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको ये नहीं देखेंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये जो थॉट है ये अभी इस पॉइंट पे आ रहा है, ये उस चीज का प्रोडक्ट है जो मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस किया है, जो मैं पिछले संस्कार लेके आया हूँ, और जो मैंने इतने टाइम से देखा है कि ये चीज गलत है, मैंने अपनी जो आइडेंटिटी बनाई है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ये पसंद है। एक्चुअली वो सारे थॉट्स हैं। जो आत्मा होती है वो न्यूट्रल होती है, उसको ना कुछ पसंद होता है, उसको ना कुछ बुरा लगता है, उसके लिए ना कुछ इम्प्योर है ना कुछ प्योर है। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो हम एक बहुत दूर की सीट पे बैठे हुए हैं जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और उसके बाद हमारे थॉट्स आते हैं, फिर हमारे इमोशंस आते हैं, फिर हमारी बॉडी आती है। बॉडी एवर चेंजिंग है, थॉट्स एवर चेंजिंग है, इमोशंस एवर चेंजिंग है। आप पूरे दिन में बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, तो जो चीज चेंज हो रही है वो आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्थिर रहती है। और जो हमारा मन होता है वो एक खुला आकाश है। और आपको अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो, आप शाम बैठ के 5 बार ना ऐसी हेलो बोलिए, और आप देखेंगे कि आपके दिमाग में वो चीज गूंजेगी। तो वो एक खाली स्पेस है, हम जो उसके अंदर भरते हैं, हम जो उसमें रेजिस्ट करते हैं, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस हो चाहे वो बुरे एक्सपीरियंस हो, वो उसमें भर जाते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि यही हम हैं। विचार कैसे जन्म लेते हैं? तो जो हमारे विचार होते हैं वो ऊर्जा होती है, और वो वाली ऊर्जा होती है। हम ऊर्जा को, उस थॉट्स का, जैसे हम एक एनर्जी फ्लो करिए और हम उसे लेबल दे देते हैं कि ये हमारा थॉट है, बल्कि एनर्जी जो होती है वो एवर पासिंग होती है। आप एक बार को अगर ये सोच के देखेंगे कभी, क्या आपके मन में कोई विचार ना हो, तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी? आप आप एक खाली उसमें होंगे, और आपको अगर कोई थॉट नहीं आ रहा, तो एब्सोल्यूट पीस की सिचुएशन है वो। तो हम उस पीस की सिचुएशन के बारे में हम ये बोलेंगे कि जैसे आप ये थॉट्स जो जन्म ले रहा है, अब आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं एज एन एनर्जी। तो अब वो पैटर्न्स क्रिएट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में। आप कभी भी देखेंगे, आप जब भी रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज को लेके, तो आपके सबकॉन्शियसनेस का एक पैटर्न होगा हर इमोशन को लेके रिएक्ट करने का। हम्म, तो जो विचार भावों की छाया है, मूल सत्ता नहीं। विचार जो होती हैं वो हमारी जो भावनाएं होती हैं, और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो उसकी एक शैडो रिप्रेजेंटेशन है, वो हम नहीं है। अब ऐसे हम इमोशन के बारे में, जो एंगर है, जो हमें डर लगता है, जो हमें खुशी होती है, ये सारे भाव हैं। और इसमें कोई भी अगर आप देखेंगे कि ये वाली चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, लेकिन एक जो फीलिंग है पीस की, और जो अल्टीमेट हैप्पीनेस और अल्टीमेट जॉय बोलते हैं, वो जब हम इन सब चीजों के परे हो जाते हैं, जो हम जब डिवाइन की तरफ पहुंचते हैं, तो वो वाली फीलिंग हमारी एनहांस होती है। तब तक के लिए हम अगर एक नॉर्मल उस पे समझें, तो इमोशंस जो होते हैं, कि जितने, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो चाहे वो बुरे इमोशंस हो, अगर उनका आप पे डीपर इम्पैक्ट है, और अगर आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं, तो वो आपके अंदर स्टोर हो गए हैं, आपने उसको बाहर नहीं जाने दिया उन इमोशंस को, तो वो भी आपके संस्कार बनाएंगे। अब हम समझेंगे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव को। अब आप देखेंगे कि मैं गुस्सा हूँ। अब आप इस एग्जाम्पल को लेंगे, तो जो गुस्सा है वो आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं कि हाँ अभी मेरे को ये इमोशन फील हो रहा है। तो अगर आपको ये चीज इमोशन फील हो रही है, तो पहली बात तो जो मैं है वो आपका थॉट है, वो आपकी आइडेंटिटी है जो आपने दे रखी है। अगर आप यही, आपको गुस्सा आ रहा है और आप एक बार ये सोचा, आप एक बार रिलैक्स करके देखिए, आप ये बोलिए कि ठीक है गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों ना मैं इसको उस सीट से देखूं कि जो मैं हूं।
हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ना हम अपने इमोशंस हैं और ना हम अपने थॉट्स हैं और ना हम अपनी बॉडी हैं, क्योंकि हम जो हैं वो हमारा जानना बर्थ राइट है। जैसे कि कॉन्शियसनेस को जानने के लिए आपको बस एक चीज़ करनी है, आप बैठ के देखिए और आप सिर्फ आपके मन में जो भी थॉट आ रहे हैं, आप जब भी मेडिटेट करेंगे आपकी वो वाली आवाज़, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे आप सोने जा रहे हैं, एक हमारे अंदर कॉन्वर्सेशन चलती है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं मेरा मन। पहली बात, मन आपका है ही नहीं, मन आपसे बहुत अलग है, क्योंकि आप उसको सुन पा रहे हैं, आप समझ पाते हैं, आप उसमें अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि हाँ ये वही चीज गलत है। वो तो आपको ये बोलता है कि इस इंसान को मार दो, या मैं यहाँ से चला जाता हूँ, या मेरे साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। वो मेरे किसकी बात कर रहा है? हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होती है, हमारे इतने सारे सेंसेस हैं, इतने सारे इल्यूजन्स है जिसको माया कहते हैं, इतने सेंसेस हैं, और इतना ज़्यादा ये होता है कि इमोशंस दौड़ रहे होते हैं, इतनी मेमोरीज होती हैं जो हमने कलेक्ट करी होती हैं, और इतने थॉट्स हमारे चल रहे होते हैं कि वो कॉन्शियसनेस डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही होती कि मैं इनमें से हूँ क्या। उसको लगता है कि मैं ये सब हूँ। वो अपनी अवेयरनेस जो होती है वो इतनी ज्यादा उस चीज पे लगा लेती है, जैसे एक थॉट आता है कि उस गुस्से पे लगा लेती है, जो कि वो चीज है भी नहीं। वो वहां पे सिर्फ विटनेस करने आई है। विटनेस की वो वहां पे देखने आई है कि चलो ये वाली चीज साक्षी भाव जिसे कहते हैं हम, कि मैं बैठ के आराम से ये देखूं कि ठीक है ये वही चीज हो रही है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हो रही। ये अभी उन्होंने जो भी, आप जिस भी रूप में आए हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है उसका ना कोई, वो ना कभी खत्म होती, ना वो कभी जन्म लेती। वो नेवर एंडिंग है, वो अमर है। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि हम इस जन्म में तो आ गए, हमने अपनी बुद्धि भी लगानी है। हमें अपना, लेकिन जो लाइफ का पर्पस है वो ये है कि हमें इन सब चीजों के पार होना है, हमें अपने इमोशंस के पार जाना है, हमने अपने इन सारी जो हमारे डिफिकल्टीज पैदा होती हैं, जो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जो नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, अब कभी भी आप देखिए कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है, आपको इतना बुरा लगने लग जाता है अंदर से, वो इतनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकलती है। एनर्जी वो एक ही है, हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में हमें लगती है वो, लेकिन एनर्जी एक ही दौड़ रही है। वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अब जब वो हम पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, जो भी अपने मन, जैसे ही आपको एक नेगेटिव थॉट आया आप उसको फटाफट पॉजिटिव से कर दीजिए। और एक चीज होगी जरूर कि वो नेगेटिव थॉट तब भी बोलेगा, लेकिन जो आपका पॉजिटिव थॉट है उसको ओवर पावर करना पड़ेगा। उस चीज को आप जब बार बार रेपिटेशन करेंगे तो वो उसको ओवर पावर कर पाएगा। अब एक और प्रोसेस होता है जो मंत्र का होता है, जो मंत्र का मैंने ये जाना कि वो रेपिटेशन होती है। एक तो वो हमारे ऋषियों ने बहुत तपस्या करके उनको वो करा है, और वो सीधा उनकी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो आप क्या करते हैं, जो हमारा मन होता है ना वो बहुत सारी लेयर्स में काम करता है। हम जल्दी से जल्दी स्विच हो सकते हैं कि अच्छा अभी वो किसी बाहर गया है तो एकदम से वो घर के बारे में सोचने लग जाएगा, या एकदम से वो बाहर के बारे में सोचने लग जाएगा। तो बहुत लेयर में काम करता है। अब ऐसे ही जो मंत्र होगा वो एक लेयर चढ़ाता है, एक और, कि आप उस ऑल्टरनेट लेयर पे शिफ्ट कर सको। और जो हमारा थर्ड है वो यही है कि आप उस पूरी सिचुएशन को विटनेस करना सीख जाओ, एक बैठ के, कि आप एक बार अपने आप को, पहला स्टेप ही ये है कि आप ये बताओ कि ये जो भी हो रहा है ये मैं नहीं हूं ना, ये थॉट्स मेरे हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आए हैं, या ये जितने भी एक्सपीरियंस करे हैं इस बॉडी ने, या जितने भी मेरे कॉन्शियस माइंड ने एक्सपीरियंस करे हैं ये उसके थ्रू चल रहा है अभी, बट मेरा इसमें से कोई पार्ट नहीं है। तो हम उसको सप्रेस करना नहीं बोलते, आप उनको फेस टू फेस आते हो आप उन थॉट से। अब हम बात करेंगे इनर विल की और पर्सनल विल की। तो जो हमारी इनर विल होती है वो हमसे ये वाला काम करवाएगी कि हम उसमें, जो हमारी विल में बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो उस पे थॉट्स का कोई असर नहीं होता, उस पे हमारे इमोशंस का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बस आप अपनी विल स्ट्रॉन्ग कर लो, बस आप आर ना देखो ना पार देखो, आप बस ये देखो कि मुझे ये चाहिए। तो जब आप ये कर लेते हो कि नहीं, मैं अभी मेरे दिमाग में जो भी विचार आ रहा है ये आ तो जरूर रहा है, ये वो वाली एनर्जी है जो पास होना चाह रही है, जो मेरे थ्रू निकलना चाह रही है। जब भी आप कोई नेगेटिव इमोशन फील करो, आप ये थैंकफुल होना चाहिए कि ये आ रहा है, क्योंकि वो इसीलिए ऊपर आता है क्योंकि वो पास होनी चाह रही है ना एनर्जी। वो ये चाह रही है कि ये मेरे से फेस टू फेस आए और ये मेरे को एक्नॉलेज करे। सब वैलिडेशन चाह रहे हैं, हम भी वैलिडेशन चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएं, तो अगर हम सज के जा रहे हैं तो हमें तारीफ मिले। तो वो वाली भी वो चाह रही है कि आप उसको ऐसे देखो कि हाँ चलो ये वाला इमोशन मैंने फील करा, उस टाइम पे ये मेरी बॉडी ने फील करा, और अभी मैं, क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस हूं तो इसका मुझ पे कोई असर नहीं है। तो आप उसको अलाउ करते हैं कि वो वहां से निकल सके।
और बाकी हमने चेतना के बारे में बात करते हैं कि जो चेतना होती है वो हमेशा वहां रहती है, जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा वहीं रहेगी। वो कभी भी ये नहीं होगा कि वो कभी भी वहां से हटेगी, क्योंकि वो बहुत दूर बैठी होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत पास आ गई है, क्योंकि हम अपनी अवेयरनेस इन चीजों में डालते हैं, बट वो बहुत पास नहीं आई होती। वो उन चीजों में डूब जाती है, क्योंकि हम उसको ये बताना भूल जाते हैं, हम उस टाइम पे अपने आप को ये रिमाइंड कराना भूल जाते हैं कि आप ये नहीं है जो हो रहा है हमारे सामने। ना ये थॉट आप हैं, थॉट आएगा, थॉट कुछ भी आएगा। थॉट दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं जो पूरे टाइम आते रहते हैं, उनको आप फोर्स नहीं करते हो, और एक थॉट होते हैं जो आप क्रिएट करते हैं। तो अब जो थॉट आप क्रिएट करेंगे, आप उसको कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने लिए, आप अपनी ऐसे एक थॉट बना लीजिए कि आप पूरे टाइम उसी में रहिए। जैसे आप ये सोचिए कि मेरा बहुत बड़ा घर है, या मैं एक उसमें बैठी हूँ आज, कि आज मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ। जैसा लोगों का होता है, मटेरियलिस्टिक बना सकते हैं आप उसको, स्पिरिचुअल बना सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं हिमालय पे बैठ के वो कर रही हूँ तपस्या, मैंने ये वाली सिद्धि प्राप्त कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं। कि आप प्रेजेंट टेंस में अपने आप को, और आप उस चीज को विजुअलाइज करिए, तो उसे हम क्रिएटिव थॉट कहते हैं। तो हमें हमेशा उन क्रिएटिव थॉट्स पे ध्यान देना चाहिए, तो ताकि हम ये बता सकें कि हम क्रिएटर हैं अपने। और हमें ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो अपने आप आ रहे हैं हमारे दिमाग में, ये हमें नहीं चलाएंगे। बाकी हाँ, हमारी जो अवेयरनेस होती है वो देखिएगा कि आप ये अपनी, या अगर आप बोलेंगे आपकी चोट लग जाए एक उंगली पे, तो वो उस उंगली पे भी फोकस कर लेगी, और अगर आप ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे तो वो ब्रह्मांड पे भी फोकस कर लेगी। तो ये हमारा जो अवेयरनेस होती है उसका बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है, कि आप उसको जिस चीज पे फोकस कराएंगे, जैसे हम फोकस करने लग जाते हैं अपने थॉट्स पे, हम उस एक इमोशन पे फोकस करने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कितनी बड़ी चीज है, लेकिन असल में वो इतनी बड़ी चीज होती नहीं है। हमें, अगर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे ना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें बाद में वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी, वो आपके थॉट्स ही आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो आपको आप ही के उसमें फंसा रहे होते हैं, कि कभी वो गिल्ट पे ले जाएंगे, कभी वो आपको डर पे ले जाएंगे। लेकिन वो एवर चेंजिंग होते रहते हैं। अगर वो एक चीज पे स्टक करते हैं तो हम उनको समझते हैं कि हाँ चलो, ये वाली बात इसने, ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है। लेकिन अगर वो चीज घूमे जा रही है तो हम इस चीज पे तो विश्वास नहीं करेंगे, जो हर सेकंड में अपने थॉट्स बदलता हो, जो हर सेकंड में जो बात अपनी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो। अगर कोई इंसान हो आपके सामने ऐसा, जो कभी खुश हो एकदम से, जो कभी एकदम से दुखी हो जाए, जो कभी एक बात करे, जो कभी दूसरी बात करे, हमें ऐसा लगेगा कि क्या मतलब कुछ भी है ये। तो ऐसा ही हमारे थॉट्स के साथ होता है। लेकिन वो थॉट्स को, आपको ये नहीं है कि आप उनको ये बोले, आपको उनको फाइट नहीं करना होता, आपको उसको रेजिस्ट नहीं करना होता, आपको वो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं, कि ये हमें जैसे भी एक्सेप्ट कर ले। कि क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया, उनको ये होता है कि अगर ये एक्सपीरियंस हुआ है तो ये वाली फीलिंग को एक्नॉलेज करा जाए, ये वाली फीलिंग को एक्सेप्ट करा जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके उस चीज से। कि चलो ये हो गया, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है इस चीज के लिए, जो बहुत अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। क्योंकि वो अनकंफर्टेबल, जब वो हमारे अंदर आई वो तब भी अनकंफर्टेबल प्रोसेस था, तो अगर बाहर जाएगी तो वो जाहिर है कि अनकंफर्टेबल ही लगेगी। जब आप उसके साथ बैठेंगे, जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जो आपको नहीं पसंद आ रही होगी, और आप जब ये सोचने बैठेंगे कि चल मैं आत्मा हूँ और इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, ना ये थॉट मैं हूँ, वो बहुत अनकंफर्टेबल प्रोसेस होगा, वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको उस फ्रीडम की तरफ बहुत लेके जाएगा। यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, आपको एक स्टेप अप लेके जाएगा। और इसका मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये आसान नहीं है, और अभी भी मैं कर रही हूँ। इसमें परफेक्शन तो नहीं आई है, लेकिन जब भी आपको याद आ जाए, आप जब भी चल रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, यहाँ कोई टाइम का प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं होता। जो हमारे अंदर चल रहा होता है उधर टाइम का कंसेप्ट ही नहीं होता। हमारा टाइम का कंसेप्ट बाहर का कंसेप्ट है। यहाँ पे तो वैसे भी वो तो 24/7 चल रहा होता है, कि कोई भी थॉट चल रहा होता है। मैंने अभी, जैसे मैं रात को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, कभी भी मैं आजकल देखती हूँ कि मैं क्या क्या सोच सकती हूँ। तो कभी ये आ रहा होता है कि अच्छा मैं कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो उसके बारे में चीज आती है, फिर एकदम से ये आ जाता है कि मेरे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। कि फिर मेरे को कोई ऐसा इंसान याद आ जाता है कि अच्छा इसने मेरे साथ इतना बुरा करा। और उसके बाद, तो ये थॉट्स का अपना एक नेचर है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। उनका काम होता है कि एनालाइज करना। लेकिन भाव, वो क्या होता है कि वो जब हम कुछ सोचते हैं और उसमें फिर इमोशन भी अटैच हो जाता है, कि आपने उस टाइम पे, हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है बहुत सारे इमोशंस को।
जब जिस सिचुएशन में उसने कैसे रिएक्ट करा होता है। लेकिन अगर हमें उससे बाहर निकलना है तो आपको जो बोलते हैं ना कि चलो हमने एक चीज मोड़ी, हमने वूल को या हमने कोई भी वो जिससे धागा होता है हमने उसको मोड़ना शुरू किया, अब उसको खोलने के लिए हमें वापस अनटाई करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस बहुत चाहिए होती है कि चलो अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब, लेकिन ये नहीं है कि वो मेरे साथ हुआ है, वो ये है कि वो मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस था, हो सकता है वो जिस भी वजह से वो वही चीज हुई हो, लेकिन अब उस चीज की पास होने की, अब वो दोबारा मुझे तंग ना कर पाए, उसके लिए आप उसको रेजिस्ट ना करके आप उससे लड़े ना, और आप उसको बस एक रास्ता प्रोवाइड करिए कि आप अब जाइए, आपका काम खत्म हो गया है मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में। अब संस्कार के बारे में, अब ऐसे ही संस्कार जन्म लेते हैं जब हमें ये लगता है कि अब आपने कोई भी एक बहुत अच्छी चीज हुई हो, जैसे अगर किसी का बहुत, हम जो बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ के सबसे अच्छे पल हैं, वो भी आपके संस्कार हैं। कोई बोलता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ इस टाइम पे कि मैं उस चीज को भुला नहीं पाती, जो लोग बोलते हैं कि हम हमारे साथ इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ जो ट्रॉमा होता है वो अपने आप में एक संस्कार है, और ट्रॉमा बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टक हो जाती है उस पॉइंट पे, और उसको निकाल पाना अपने दिमाग से बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं इस चीज से कभी निकल नहीं पाऊंगी। बट ऐसा सच नहीं होता। हम ये बोल के कि मैं इस चीज से कभी निकल नहीं पाऊंगी या मैं इस चीज से कभी निकल नहीं सकता, आप अपने आप में एक आइडेंटिटी सेट कर रहे हैं अपने लिए, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिखा रहे हैं कि ये वाली चीज मुश्किल है और ये वाली चीज आसान है। तो हमें उसके लिए इतनी डिफिकल्टीज पैदा नहीं करनी चाहिए कि हम उन चीजों को भुला ना पाए और हम उन चीजों से आगे, वो गो विद द फ्लो वाली बात वही होती है। क्योंकि लाइफ जो है, आज जो हमारे सामने चीज हो रही है उसको यहाँ तक आने में कई साल लगे हैं। अगर कोई इंसान है या अगर कोई, इनफैक्ट ये सारे हम एलिमेंट से ही बने हैं, तो इन चीजों को अपने आप में ऑब्जेक्ट बनने में बहुत टाइम लगा है। तो अगर हम इन चीजों को पर्सनली लेंगे, हम एक छोटे से, हम इतनी सारी गैलेक्सीज के बीच, हम एक प्लैनेट पे, जहाँ पे हम एक बिंदु भर के भी नहीं है देखा जाए तो साइज हमारा, और अगर हम ये सोचने लग जाए कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ या मेरे थॉट्स ही क्योंकि वो आपको डुबाएंगे ही डुबाएंगे, उनका काम ही है, वो एक हिप्नोटाइज करना हो जाता है कि आप चाह के भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी उस आइडेंटिटी को पकड़ के बैठ गए होते हैं। वो ट्रॉमा नहीं होता, वो चीज नहीं होती कि हम ऐसे हैं, हम तो कैसे भी नहीं है, हम तो प्योर है, हम ऐसे हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज का कोई वो नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे विटनेस करने आए हैं। हम देखेंगे जैसे पिक्चर चल रही होती है, तो ये वाला जन्म हमारे लिए पिक्चर है, हम अपनी बुद्धि का जरूर यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही बैठने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने। हमें हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ना है, तो हम क्यों ना उस चीजों से आगे बढ़े, हम क्यों ना उन चीजों को वहां तक लेके जाएं कि चलिए अब मेरे को ये है कि मैं अब अलाउ करूं अपनी हर फीलिंग को निकलने के लिए, मेरे हर संस्कार। अब एक बच्चा भी जो होता है, तो उसको कहते हैं कि वो पहले जब सो रहा होता है तो उसके सारे वो चल रहे होते हैं, जितने भी उसके पुराने जन्म चल रहे होते हैं। तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे हिसाब से उस बच्चे के दिमाग में वो हर संस्कार चल रहा होता है जिसको उसने रिलीज नहीं करा होता। और फिर वो धीरे धीरे, अब अगर बच्चा खुले खुला, क्योंकि हमारा जो मन का एलिमेंट है वो स्काई है, और स्काई बहुत एक खाली जगह है जो बहुत बड़ी है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर हम उस पे फिलअप करने से अच्छा है, क्योंकि वो बच्चा बात हो गया है इस जीवन में, तो उसका, क्योंकि उसके इतने ऑलरेडी संस्कार थे, तो उसका जो मेन पर्पस था लाइफ का वो ये था कि वो उन संस्कारों को रिलीज करता, वो उनको और संस्कार ना बनाता, वो ना खुशियों को पकड़ के बैठता, ना वो दुख को पकड़ के बैठता, वो सिर्फ अपने आप को एक आत्मा की तरह देखता। और एक आत्मा की तरह अगर वो देख पाता और उन सब चीजों को लेट गो कर पाता, तो फिर तो अल्टीमेट पीस और अल्टीमेट हैप्पीनेस थी ही उसके उसमें। अल्टीमेट जो लव होता है, एक मैं एक और कंसेप्ट उठाऊंगी, वो स्पिरिचुअल हार्ट का होता है। वो फिजिकल हार्ट नहीं है। स्पिरिचुअल हार्ट वो होता है कि जिसके थ्रू सारी फीलिंग्स जो हैं हमारी वो जनरेट होती हैं, जिसके थ्रू हमारा जो एंडलेस लव होता है, जो बाबूजी कहते हैं कि हर इंसान में, आप हर किसी को आत्मा की तरह देखते हैं। तो जब हम उस हर किसी को आत्मा की तरह देख पाते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी प्यार की कमी नहीं है, हमारे अंदर भी उस जो पीस के पीछे लोग रहते हैं कि हमें ये पीस चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि हम जब देखने लग जाएंगे कि
हम जब पर्सनली लेना बंद हो जाएंगे, जो हम बोलते हैं ना कि आपने इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो, आप इसको पर्सनली मत लो, तो पर्सनली लेने का मतलब ही ये है कि आप जब अपने थॉट्स हो ही नहीं तो आप उसको क्यों देख रहे हो वैसे। तो भैया प्रणाम, आज इतना ही था। थैंक यू, गलती हो तो आप प्लीज। गलतियां तो दीदी ठीक है, मतलब सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे से मतलब कुछ न कुछ ग्रहण ही कर रहे हैं। और सच बताऊं तो आज आपने बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के चीजों को रखा है, हर विषय को। बाकी तो सबकी तरफ से प्रेम जो मिल रहा है वो आपके सामने है। तो दीदी देखिए, ऐसा नहीं है, आज आपने अलग से मन, विचार, इच्छा, संस्कार और फिर ये सब का जो जोड़ है, जिससे फिर व्यक्तित्व बनता है, उस चीज को आपने बहुत अच्छे से सामने रखा है, हर एक चीज तोड़ तोड़ के। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा विश्लेषण था, बहुत ही क्लियर था, उसमें कोई वो नहीं है। एक बार सभी से आग्रह है, अगर दीदी से कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहीं डाउट है तो, या फिर अपनी बातें भी रखना है तो उससे संबंधित बात हम ले सकते हैं। दीदी, स्टार्टिंग में ही राजेश भैया का एक मैसेज आया था, कैसे कहा जा सकता है कि आत्मा स्थिर रहती है, भैया का ये प्रश्न था। तो इसमें कुछ दीदी कहना चाहेंगे आप? मैसेज में भैया ने भेजा था। भैया मैं इसे अपने उसके बेस पे बताऊंगी, और जितना भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में, जो आत्मा होती है वो स्थिर इसलिए रहती है क्योंकि ना उस पे किसी इमोशन का असर होता है, ना उस पे कोई लेयर होती है हमारे थॉट्स की, ना उस पे कोई हमारे संस्कारों की लेयर होती है। तो इसीलिए वो जब है ही नहीं उसके ऊपर, जब वो ऑलरेडी फिल्ड विद पीस है, फिल्ड विद हैप्पीनेस है, जब उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं असर कर सकती, कोई टॉक्सिसिटी उसमें एंटर नहीं कर सकती, तो वो स्थिर ही रहेगी। उसमें स्टेबिलिटी है, स्थिर का मतलब स्टेबिलिटी होता है। हम पहाड़ को स्टेबल मानते हैं कि वो हिलता नहीं है, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि उसमें उसने उसके ऊपर ग्रोथ होती है, उसके थ्रू लाइफ आती है। तो जो हमारी आत्मा है, हम उसको बस पहचानते नहीं है कि हम ये हैं। हमें ये पता होता है, हम जैसे पढ़ते हैं कि चलो हाँ हमने पढ़ लिया कि हाँ हम आत्मा है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कितना कर पाते हैं। तो एक्सेप्ट उसकी प्रॉपर्टी ही स्टेबिलिटी है आत्मा की। जैसे हमारे मन की स्टेबिलिटी है कि वो घूमेगा, वो फ्लो करेगा, ऐसे हमारी आत्मा की जो वो प्रॉपर्टी है वो ये है, वो स्टेबल रहेगी, वो प्योर रहेगी, उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो है ही ईश्वर का रूप, वो ईश्वर के कणों से बनती है हमारी आत्मा। तो इसीलिए वो स्थिर रहती है। जी दीदी, बहुत सुंदर। आशा है राजेश भैया आपका प्रश्न हल हो गया होगा। तो आज आज का विश्लेषण सुन के दीदी, मैं अगर अपना अनुभव रखना चाहूँ तो एक बात रखेंगे, जैसे कि 2019-18 की बात है। पिताजी शुरू से कहते आते थे, वो निर्वाण षटकम पिताजी से सुनते आया था, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो एक समय आया जब अंदर से प्रश्न उठा कि ये मतलब क्या है, ये 2019 या 20 की बात है। तो उसमें एक लाइन आती थी, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री। तो मुझे प्रश्न उठता था कि मैं तो पुत्र हूँ किसी न किसी का, किसी बारे में लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो फिर वो धीरे धीरे मतलब वो क्रम आगे बनता गया, और फिर प्रश्न का आभास मतलब अपने आप क्लियर हो गया। अपने भैया से चर्चा करता था, मेरे बड़े भाई को सुन लिया। तो फिर करते करते फिर अच्छा दिमाग में है कि अच्छा ये आत्मा के बारे में बोला जा रहा है। तो आज जो आपने चीजें सब रखी हैं कि आत्मा निर्लिप्त है, हर चीज में रहते हुए किसी से वो बंधी नहीं है, या फिर संस्कारों की फिर आपने बहुत अच्छे से बात की कि हम जहाँ कर्मों से बंधते हैं बस वही संस्कार बनते हैं। तो मुक्त होना जो स्थिति है वो यही है कि जब चित्त में संस्कार ना रहे तो वो एक तरह से मुक्ति की स्थिति है। संस्कार ही नहीं रहे तो फिर वो एक स्टेज है जहाँ पे आदमी जो बोलता है कि मुक्ति मिल जाएगी या स्वर्ग मिल जाएगा, वो अनुभव साक्षात उसी जीवन में ही कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत ही सुंदर आज का प्रस्तुतिकरण रहा, या विवेचन कह लीजिए। तो सभी से अनुरोध है, अगर और भी कोई प्रश्न हो या फिर कोई अपना अनुभव कुछ रखना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं जी। जी मोक्षिका दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रेजेंटेशन के लिए।
तो इसमें बिल्कुल आपने सही कहा है कि थॉट्स जो हैं हमें आते हैं और अंदर से भी पैदा होते हैं, अंदर की एनर्जी भी है, और बाहर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि एक जैसे एक एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में जो है हमारे आसपास बाकी चीज़ें होती हैं, हमारा जो है थॉट्स का भी एक एनवायरनमेंट होता है, अंदर के भी थॉट हमें टच करते हैं, बाहर के भी करते हैं, दोनों ही थॉट्स हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि दोनों में साक्षी भाव से देखा जाए, अंदर से भी जो थॉट आ रहा है उसको भी साक्षी भाव से देखा जाए, और बाहर भी जो थॉट आ रहा है जो हमारे माइंड से टच कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हम तो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन आसपास हमारे 5 अशांत व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जरूर हमारी शांति में जो है वो थॉट्स कहीं ना कहीं हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। उस स्थिति में भी जो है हम लोग साक्षी चैतन्य बन के उनको देखते रहे, स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करके। ये बात कहने में जितनी आसान है, प्रैक्टिकल उतना ही मुश्किल होता है इसका, क्योंकि अपने आप को उद्विग्न ना होने देना, अपने आप को उत्तेजित ना होने देना, तो ये एक लंबी साधना के बाद ही व्यक्ति को संभव बन पाती हैं बातें। नहीं तो उसको पता ही नहीं लगता कि कौन सा थॉट कभी भी आके उसको उत्तेजित कर जाता है। ये तभी हो सकता है व्यक्ति बड़ी शांत स्थिति में बैठा हो और बिल्कुल एकदम उस समय अपने थॉट प्रोसेसिंग को देख रहा हो, तो ये बात बन पाती है। तो व्यक्ति जब आध्यात्मिक प्रगति करता है उसमें ये बात आती है। अच्छा, मेरा एक ये था इसमें, क्योंकि आप अभी यूथ ग्रुप से हैं, यूथ ग्रुप का मतलब बिल्कुल आप एक ऐसे एज ग्रुप से हैं जो एज ग्रुप एक बहुत ही, जिसको ये कहना चाहिए कि अ, जिसको जो अभी करंट हमारा जो यूथ ग्रुप है, जो बहुत ही जिसको संवेदनशील, जिसको हमें कहना चाहिए संवेदनशील हमारा यूथ है अभी, बहुत ही सेंसिटिव, जिनके थॉट्स हैं, जिनकी जो है जीवनचर्या है। तो उस स्थिति में गुरुदेव की फिलॉसफी जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, या फिर जो हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये कितनी एप्लीकेबल है गुरुदेव की फिलॉसफी, या वो हम इसी फिलॉसफी को लेके आज आप लोगों के बीच में जाएं, 50 लोगों के बीच में, तो आपको कितनी बातें समझ में आएंगी ये, और कितने परसेंट समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए कि जो है आप का जो ये है, हम लोग आपकी जो उसमें आपके जो एज ग्रुप है उसको भी हम लोग जो है ये कर सके, उसकी सेवा कर सकें, उसको हम कैटर कर सकें। जी भैया एज ग्रुप का तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगी जो मेरे हिसाब से है, हर एज ग्रुप का एक फैसिनेटिंग पॉइंट होता है उनके लिए कि वो जिस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। तो वर्ड्स को चेंज करा जा सकता है, कंटेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन जो सिनोनिम्स हैं वो इस टाइम पे यूज हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो जैसे उन्होंने लिखा कि जेनजी, तो उनको हर चीज एस्थेटिक बहुत पसंद होती है कि कलर थीम्स ऐसी हों, और जो प्रेजेंट भी करा जाए अगर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ उनके एस्थेटिक से मैच हो रही है, या उनका हर किसी का समझने का एक लेवल भी होता है भैया। आप एकदम से ये वाली बात उनको नहीं समझा सकते, आप किसी जिसका बैकग्राउंड ना हो आप उसको ये वाली बात नहीं बता सकते। तो शुरुआत मैं क्या हूँ से करी थी, गुरुदेव ने भी अपनी जब किताब लिखी थी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत बेबी स्टेप्स लिए हैं जिसको बोलते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे कदम लेके उस चीज को समझाया है उस बुक में। और उन्होंने पहले आत्मा को उन्होंने ये एक उन्होंने भी डिफरेंशिएट करना ही बताया उस बुक में कि आप कैसे आत्मा को समझें, कैसे आप मन से अलग हैं और वो। लेकिन वो वाली मेरे को तो इंग्लिश की जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मेरे को उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसमें कुछ भी ओल्ड फैशन्ड है या कोई नहीं इसको समझेगा। वो कौन कौन सी लैंग्वेज से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो बात सिर्फ उसकी है। बाकी जिसका दिमाग इतना खुल चुका होगा तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी भैया कि आपको कुछ चेंज करना पड़े। बट मैं सिनोनिम्स का जरूर बोलूंगी वर्ड्स यूज करना। और जो मोटिवेटिंग बातें होती हैं
क्योंकि सेंसिटिव जैसे आपने बोला, तो वैलिडेशन का बहुत है कि वैलिडेट करें, एक्नॉलेज करें। तो मैं मतलब जितना वो मोटिवेट होंगे, जैसे बच्चे होते हैं, क्योंकि सबको ये होता है कि हाँ, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा भी हो रहे हैं तो उसमें हमें मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और थोड़ा-सा अगर हर इंसान के जैसे वही कि सबके अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस से बने हुए हैं, तो उन्होंने वो जिस भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए हैं। लेकिन मैं आपको अगर बोलूँ तो एस्थेटिकली अगर इसको प्रेज़ेंट करा जाए तो हर कोई समझेगा भैया। मीन्स हम लोग को अपनी केवल अब क्योंकि गुरुदेव के विचार तो उन्होंने कहा है कि 1000 साल तक पुराने नहीं होंगे। बस हमें हम लोगों की प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में देख रहे थे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने चीज़ों को इसमें रखा हुआ है। और बहुत ही इसमें जो है एक प्रैक्टिकल वे में इसको करने का प्रयास किया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि सिंप्लिसिटी जितनी होगी और हम उतना ही जो है युवाओं के साथ में वो चीज़ों को मैच कर पाएंगे। जी, क्योंकि आज के समय की आवश्यकता है। हमारा जैसे युवा है इस समय का, जिसको ये बोलना चाहिए, क्योंकि कभी हम लोग भी आपकी स्टेज में ही थे, 10-12-15 साल पहले की बात मान लीजिए, या 15-20 साल पहले की बात माने हम लोग भी आपकी तरह आपकी एज कैटेगरी में थे। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां वहां से बहुत चेंज हो गई हैं, जो हम समझते हैं। क्योंकि आज जो बच्चे हमारे इस समय कंपनीज में भी आते हैं, वो सब भी आते हैं जो नए बच्चे, उनके काम करने का ढंग अलग है, जो सोचने का ढंग अलग है, उनका स्टाइल अलग है, वो सारी चीजें अलग हैं। तो एक थोड़ा सा जो है ये बना तो है। तो अब जो है, क्योंकि अध्यात्म है और अध्यात्म ही समाधान है, तो स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से हम यूथ जनरेशन के बीच में ले जाएं। और क्योंकि अगर सही चीज उनके बीच नहीं पहुंचेगी तो गलत चीज पहुंच जाएगी, तो गलत ये बहुत बड़ी संभावना है कि गलत लोग उनका गलत मिसयूज करें। आजकल ये हो भी रहा है। लोग तरह तरह की दुकानें खोल के और यूथ को भटका के और अलग अलग दिशाओं में उनको। आज ही सुबह बात हो रही थी कि मतलब जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग ये करते हैं सब, हम लोग ये सब अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं। यूथ चाहता है कि बहुत जल्दी हो जाए, पेशेंस नहीं है उसके अंदर। तो मतलब हमें ये सारी चीजों को देखना होगा, उसको सिखाना पड़ेगा ये सारी चीजों के लिए, कि भाई किसी भी काम को करोगे पेशेंस चाहिए आपको। आप पढ़ाई में आपने 15 साल पढ़ाई की तब आप यहाँ तक पहुंचे, है ना। अध्यात्म कोई ये नहीं है। आजकल लोग अध्यात्म को बिल्कुल इस तरीके से हथेली पे सरसों जमने वाला चीज दिखाते हैं कि आज आप करो, देखो आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट मिलने की जगह जो है कुछ और ही लोग वहां से या तो फिर उसको छोड़ बैठते हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं उसमें ठगे जाते हैं। तो सही अध्यात्म बच्चों के बीच में पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जैसे बच्चों की आवश्यकता है, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, कि जो एक्चुअल उसमें रह के और इस चीज को फीडबैक दे सकें कि हम जो है सही चीज को किस तरीके से पहुंचाएं, कैसे करें, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए जो है यही था कि हम लोगों का, कि हम लोगों को जब और व्यापक बनना है, हम कैसे बने, क्या करें, उसके लिए युवाओं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जी। भैया एक और चीज़ है कि आपने जो बोला कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है ये जादू है। ये उनको लगता है कि ये जादू है और इसमें जैसे जैसे मैनिफेस्टेशन को भी जादू बना रखा है, बल्कि ये एक बहुत कंसिस्टेंट प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत इंटेंशंस लगती हैं। इसमें जो आपका बहुत आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत लगती है। तो हर कोई ये वही चीज़, खुशी एक एनर्जी है, दुःख एक एनर्जी है। तो अगर उनको पहले प्रैक्टिकैलिटी बताई जाए कि वो जो है ही जो वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का है, पहले अगर प्रूफ रखे जाएँ, क्योंकि मैं भी उनमें से थी कि मेरे को पहले आप प्रूफ दिखाओ कि ऐसा होता है। मैं थ्योरी पे वो नहीं करूँगी, बट गुरुदेव ने भी अपनी बुक्स में वो चीज़ ऐसे लिखी है, उन्होंने बिल्कुल जस्टिस किया है अपने हर एक सेंटेंस से। उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसे लिखा है कि चाहे उसको कोई भी पढ़े, किसी भी जनरेशन का पढ़े, तो उसको वो वाली बात समझ आएगी ही आएगी। बट अगर आप इसको ऐसे प्रेज़ेंट करने की बात कह रहे हैं, तो पहले प्रैक्टिकैलिटी बताई जाए। उस चीज़ को मतलब एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए कि हाँ, ये ऐसे ही
मतलब साधना बड़ी-बड़ी साधनाओं का नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटी-छोटी वो होती है, क्योंकि अगर वो मैजिक समझ रहे हैं तो मैजिक की तरह ही करी जाएँ कुछ चीज़ें, तो उससे भी समझ आ सकता है। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कुछ तो हमारे पास हमारे पैकेज में ऐसा होना चाहिए कि हम जो है उनको हाथ से बिल्कुल एकदम जो जादू की तरीके से करके चमत्कार दिखा सकें उन्हें, कि देखो ये आप कहेंगे हम अभी आपको मेस्मराइज़ में डाल के और जो अभी हिप्नोटाइज़ करके आपसे ये करवा देंगे। ऐसी सब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें लेकिन ये बात पक्की है कि कुछ न कुछ हम लोगों को ये ऐसा होना अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ न कुछ हम लोग को करना होगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, तो कुछ दिखाने वाली बात तो हमें करनी होगी। बिल्कुल सही, अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा फीडबैक है। जी, तुषारिका दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी। प्रणाम भैया सभी को। भैया पहले तो जी, मैंने मोक्षिका जी का जो प्रेजेंटेशन देखा मुझे बहुत खुशी हुई। इतने कम एज में बच्चे इतने सिंसियर और इतने समझदार, ये बहुत अच्छी चीज है। और मोक्षिका तो है, उसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। लेकिन एक चीज और देखने में आ रही है कि 2000 के बाद के जो बच्चे पैदा हुए हैं वो स्पिरिचुअल बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं आजकल के समय में भी। भले ही डिजिटल युग है, भले ही सब कुछ डिजिटल चल रहा है, लेकिन 2000 बाद के जो बच्चे पैदा हुए रहे हैं ये अलग तरह के हो रहे हैं। ये अपने आप बहुत आगे जा रहे हैं। और शायद इसके लिए हम आप जैसे लोग हैं जो ध्यान मेडिटेशन साधना करते हैं और समाज में प्रभाव डालते हैं हमारे थॉट, और शायद इस वजह से प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है। और भैया जैसे मेरे दिमाग में आ रही थी, ये चीजें जो है ना ये ऐसे ही चलेंगी। और अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो हमारे आसपास की चीजें अपने आप बदल रही होती हैं, तो वो बच्चों पे भी असर डालती हैं, समाज पे भी असर डालती हैं। तो सब अपने आप ही अच्छा चल रहा होता है, तो ज्यादा किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को इम्प्रूव करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अपने ऊपर हम जितना काम करेंगे ना, समाज उसी हिसाब से विश्व बदलता जाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर दीदी, तुषारिका दीदी, बहुत अच्छा आपने जो बात रखी मतलब समाज के लिए, और फिर हम लोग जो प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। नो डाउट दीदी, मतलब शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है। एज माता पिता अगर हम देखें तो क्या हम इंकलकेट कर रहे हैं बचपन से बच्चे के दिमाग में। और 2000 के बाद से आगे अमन भैया बताएंगे कि गुरुजी ने लिखा भी है कि जो 21वीं सदी का जो समय है वो बेटियों का समय है, और फिर वो लोग ही लेके आके समाज संचालन और फिर समाज सुधारक का जो काम है वही लेके आगे बहुत अलग स्तर से लेके चलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे उत्तम दीदी, उत्तम कुमार जी, क्या जी दीदी? जी भैया प्रणाम। बहुत अच्छा दीदी प्रणाम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जी भैया प्रणाम। बहुत अच्छा प्रणाम। लगा आपका सुन के। हमारी भी बेटी है, दीदी के जोड़ी की ही, बहुत अच्छी है मेरी भी बेटी। पर हमारा कहना ये है दीदी, आप जब गायत्री मंत्र लेखन करती थी तो करते करते फिर उसके बाद आपका मन में ऐसा थॉट आया कि हम बुक पढ़े गुरुदेव का। तो कौन सी बुक पढ़े दीदी, हमें भी बताइए। मैंने मोस्टली जो जितनी भी मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेशंस में मिली हैं दीदी, मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ही है। मैं 90% बुक्स मैंने पढ़ी है। मैंने शुरुआत मैं क्या हूँ से करी थी, और उसके बाद मैं ह्यूमन बायोइलेक्ट्रिसिटी पे आई थी, फिर मैं ब्रेन के जो बुक्स हैं उस पे आई थी। तो जो भी सिंक मेरे को ऐसा लगा कि जिस बुक की मुझे जब जरूरत थी मुझे वो तब मिली। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने कोई उसका वो बनाया कि अब ये वाली बुक अब वो वाली बुक, लेकिन मैंने जिस दिन मैंने जो चैप्टर पढ़ा है मेरे को उस चैप्टर की बहुत जरूरत थी, तो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ी, क्योंकि मैंने महाविज्ञान भी पढ़ी। महाविज्ञान में बहुत टर्म्स थी, तो मैंने काफ़ी उसमें प्रैक्टिसेस भी दे रखी थी, और बहुत अच्छे से महाविज्ञान का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है मैंने इंग्लिश में। मेरे को वो जो संयुक्त वाला है वो हिंदी में है, तो मुझे वो भी पढ़ना है। तो लेकिन मैंने जो बुक बहुत बार पढ़ी तो वो मैं क्या हूँ ही है, उसको मैंने 3-4 बार पढ़ा है।
और उसको समझने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा, इतना मेरे को बाकी बुक्स को नहीं आया। और जिसको मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वो ह्यूमन बाय इलेक्ट्रिसिटी है। वो मैं आपको भेज दूंगी कौन सी वाली मैंने पढ़ी है। जी दीदी, यही यही वाले ग्रुप पे भेज दीजिएगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राजेश भैया, आपने हैंड रेज किया था। जी, जय श्री कृष्ण जय श्री और कृष्ण सभी भैया। जीवात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। बहुत ही हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने एक बच्ची, जिसको अमन भैया ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया भी कि इस एज ग्रुप के बच्चे को कैसे टैकल किया जाए, तो ये चीज़ देखते हुए बड़ा ही हृदय को सुकून पहुंचता है कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं। लेकिन मैंने भी एक शिक्षक के नाते मैंने भी कोशिश की थी। मेरे सामने एक प्रश्न आया था, अगर अमन भैया और मोक्षिका अगर इस पर कुछ प्रकाश डाल पाए। मैंने ये देखा कि जब कुछ बच्चे को तो बहुत बेहतरीन तरीके से कोई भी बात समझ में आती है और इस तरफ मुड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिस पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि उनको पता ही है कि मौज मस्ती का डेफिनेशन ही नहीं पता है, और कहते हैं कि मौज मस्ती नहीं करेंगे तो हम इस मतलब कि मौज मस्ती भी उनको नॉइज में पसंद आता है। अब वैसे बच्चे को हम कैसे ला पाएंगे इस एज ग्रुप में खासकर? भैया आप हर किसी को नहीं ला पाएंगे। हर किसी को अब इतना गुरुदेव की बुक्स ऑलरेडी इतनी हैं, लेकिन हर कोई उसे पढ़ नहीं पाता। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हर कोई उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग अपने आप नेचुरली आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि आपको किसी को भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। ये खुद की अवेकनिंग होती है, ये खुद की कॉन्शियस जागती है इतनी कि हाँ, अब टाइम आ गया है। तो मैं आपको तो यही बोलूँगी अपनी तरफ से कि आप जिसको नहीं करना आपका जैसे बाबूजी भी बोलते हैं कि सबका ठेका नहीं ले रखा। तो जितने मानते हैं तो इसका मतलब कि अब उनका टाइम आ गया है। मैं अपना भी बोलूँगी कि मुझे बहुत टाइम तो मुझे पता था, बट मैं इस रास्ते पे नहीं चली थी, मेरा टाइम नहीं हुआ था। उस टाइम तक मेरा दिमाग इतना नहीं खुला होगा, या मेरा आप ये लगाइए कि हर इसमें टाइम की भी बात होती है कि अगर हम आए इस हमने मनुष्य जीवन लिया है तो हम कुछ अपने कर्म भी भोगने आते हैं, जिसे हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं, बट हम एक्चुअली विटनेस कर रहे होते हैं, जो मैंने अभी आपको बात बोली। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि जो नेचुरली होता है वो ज़्यादा सही है। आप प्रेशराइज़ कर लेंगे, वो समझेगा ज़रूर, लेकिन जो उसका बेस नेचर है वो उससे नहीं हटेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। ये बात तो सही है कि बेस नेचर हटता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि अभी जो भैया अमन भैया, मैं कोरोना जो आया, मैं कोरोना को ही थैंक्स करता हूँ कि इसने एक अध्यात्म जीवन में जरूर कुछ न कुछ क्रांति लाई है। क्योंकि हमने जब देखा कोरोना काल में थे तो बहुत सारे लोग मोबाइल से अटैच हुए, और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन अभी मोक्षिका ने किया, और वो प्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ कि कोरोना काल का बहुत बड़ा देन है। इसलिए विपरीत समय भी हम लोगों के लिए बहुत ही अमूल्य होता है, समझने की बात होती है। अमन भैया, आप थोड़ा प्रकाश डालें इस पर। जी भाई साहब, बिल्कुल। देखिए, मोक्षी का कहना बिल्कुल सही है कि जो नेचुरल हम लोगों को उन्हीं बच्चों को देखना चाहिए जो वास्तव में तैयार हैं और जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो उनको जो गाइड हम कर सकते हैं, जितनी गाइडेंस दे सकते हैं या जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम लोग करें। और बाकी तो जब एडवर्सिटीज आएंगी तो कुछ तो अपना एडवर्स कंडीशन से भी अपने आप सीखेंगे, है ना, ढूंढेंगे रास्ता। नहीं है तो बाकी देखिए, सभी कोई हर एक जो है उस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने अपने संस्कार के हिसाब से, अपने जो है आदतों के हिसाब से ही उस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। सारे लोग बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग जो है चलते रहें, आशान्वित रहें कि कम से कम उन लोगों को तो खोजें जो वास्तव में जो है जो
पात्र हैं, उसके सुपात्र हैं। पहले हमारे ऋषि मुनि भी सुपात्रों को ही खोज के उनको विद्या दिया करते थे, है ना। तो आज जो भी सुपात्र हमारे पास है तो हम लोग उनको खोजें और उनकी मदद करें। जी जी नेक्स्ट है हमारे 2 हैं जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट समय हो गया है, हम संक्षिप्त में अपनी बातें रखने का प्रयास करेंगे। जी प्रीति दीदी, आपका हैंड रेज है। हाँ, सबको ये कर रहा था। अब आजकल के बच्चों का जैसे ये बेटी कर रही थी, ये इतना शानदार तरीके से बोली और समझे हम लोग। और यहाँ भी लेकिन हम लोग के घर में इस तरह की चर्चा है कि आजकल के यंग बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत कुछ लोग को उस तरह से कम लोग मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हम लोग की निगाह में हैं जो कि बिना कुछ कहे ही, कई बार अपने बच्चों से कहती हूँ कि रेगुलर पूजा 5 बार जरूर किया करो, तो हमेशा कहते हैं कि तुम पूजा को पूजा जैसे करती हो। और हम लोग जैसे जसराज हुए, भीमसाद जोशी हुए, शारदा सिन्हा हुई, लता मंगेशकर के आध्यात्मिक क्षेत्र का हम लोग सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, हम लोग का इंटरेस्ट उसमें इतना ज्यादा है। कोई या जन्मदिन के दिन बिना कहे ही मंदिर जाना है या गायत्री मंत्र पढ़ना है। तो ये शुरू से संस्कार जितना हो सका हम लोग दिया, तो सारे बच्चे इस तरफ मोटिवेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हम लोग को उसकी बच्ची ने सही कहा कि जिसका जो सुपात्र होगा वो इस तरफ जरूर आ जाएगा। और कॉलोनी में भी जहाँ हम लोग हैं, ऐसा ही बच्चों के साथ है कि जो स्कूल भी जाएंगे तो सब कहते हैं बच्चे की दीपिया के जन्मदिन के दिन करवाएंगे हम लोग, तो कहेंगे कि आंटी हम लोग कोई वो एग्जाम में हम लोग पहले आंसर लिखना शुरू करते हैं तो पहले ओम भूर्भुवः स्वः लिख के तब शुरू करते हैं। तो छोटे से ही बड़ा होता है, सुपात्र गुरुदेव खोज लेते हैं। ठीक है भैया, सबको प्रणाम, समय हो गया है। जी जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। जी मनोज भैया, आपका हैंड रेज है। जी जी भैया, मोक्षिया से एक प्रश्न है हमारा कि अभी बताया कि मंत्र लेखन हमने जो किया उसके बाद में हमने उसको फिर बंद कर दिया, तो क्या मैंने मंत्र लेखन मैंने बाबूजी से ने क्या परामर्श दिया, उसको बंद करना सही था या फिर उसको मैंने क्या समझे इसको? भैया मैंने पूछा नहीं था बाबूजी से कि मैं बंद कर दूं कि नहीं। और जी जी मैंने अपने आप बंद किया था क्योंकि मुझे वो गांठ लगने लगा था। और जी मैं अपने पैटर्न्स को बहुत देखती हूँ कि मैं अगर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, और अगर मैं कोई भी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं वो कैसे कर रही हूँ। तो जैसे मैं इंटेंशन में बहुत मानती हूँ। अब जैसे उन्होंने बोला कि दिन में 5 बार पूजा करो, तो अब अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, आप किसी से करवा भी लेंगे। जैसे मैं अपना बोलूंगी इसमें कि अगर मेरी इंटेंशन नहीं है और मैं कर भी रही हूँ तो उसका कोई लाभ नहीं है। और बिल्कुल, बहुत ऐसे सुंदर। ही फिर मैंने फिजिकल रिचुअल्स करना शुरू करा कि मैं रोज दीप यज्ञ जरूर करती हूँ। और जी जी मैं सुबह उठती हूँ, पहले मैं अपना जैसे ही उठ के मैं पानी के साथ साथ पहले अपनी पूरी पूजा निपटाती हूँ। जो भी मेरे को करना होता है, मैं अपने शिवलिंग को साफ करती हूँ, वही मेरे लिए मेरा मंत्र लेखन है। मैं उसके बहुत बाद सुंदर। पानी उन पे डालती हूँ, फिर मैं सूरज को जल चढ़ाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंत्र लेखन से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो मेरी इंटेंशन उसमें ज़्यादा डल रही है। तो मैं अभी मेरे को ये नहीं है कि मेरे को दोबारा करना चाहिए। हो सकता है मैंने वो कॉपी रखी हुई है अपनी कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी, बट मैंने उसको टाइम पे छोड़ा हुआ है, वो सरेंडर कर दिया है मैंने कि जब मेरे अच्छा, से करवाया जाए। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऊंचाई तक ले जाए तुम्हें, यह हम लोगों का आशीर्वाद है। हाँ। जी विनायक भैया, तो समय हो गया, तो हमें लग रहा है कि जी खूब 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 आशीर्वाद बेटा तुमको। तुमको गुरुदेव खूब ऊपर उठाएं, बहुत सारे भाई बहनों को लेके आगे बढ़ो, उनका नेतृत्व करो। बहुत सुंदर। स्वाभिमान बच्चे हम लोग के हैं सारे, संपत्ति सबसे सभी का बड़ी है। बहुत बहुत आभार सभी का। आज की कक्षा एकदम जीवंत कक्षा रही, जिसे चिंतन बहुत सत्र बढ़िया कहा। बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन के तुम्हारा। जी सभी का आभार।
मोक्षिका देवी को फिर से बहुत बहुत आभार। और आइए, तो समय हो चला है। इसी के साथ हम आज की कक्षा का समापन करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम जी, सभी को सादर प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। सबका बेटा को पूर्ति हो। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी सभी साधकों को प्रणाम भैया। प्रणाम भैया।